तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का सेट नंबर 14। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी जो चल रही है वो फिजिक्स का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो आज जो चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्त, वो त्वरण और घर्षण से मिलेगा। मतलब आरआरबी के द्वारा दोस्त अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं त्वरण और घर्षण में, उन सभी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या कीजिए कि जो लोग नए हैं दोस्त फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्त जान लीजिए कि आपकी जो होने वाली है एग्जाम एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, उसमें ये क्वेश्चन है काफी हेल्प करेगी आपकी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए दूसरी नंबर बात बताते हैं कि बहुत लोग ये डिमांड कर रहे थे कि एनसीईआरटी का क्या कीजिए कि ई बुक लेकर के आइए। दोस्त हमने एनसीईआरटी का ई बुक आज लॉन्च कर दिया है, तो एप्लीकेशन पे जाकर के उसे परचेज कर लीजिएगा। दिखा देते हैं आपको, ये एनसीईआरटी का अपना ई बुक है। ठीक है, इसे जाकर के परचेज कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारीकी से हमने इसमें क्या किया है कि क्वेश्चन को गढ़ के पढ़ करके इसमें डाला है। ठीक है, छठे से लेकर के 10वें क्लास तक की जो है फिजिक्स की, इसमें सारे क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि जान लीजिए कि एनसीईआरटी जो है दोस्त वो पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप फिजिक्स का मैंने इसलिए पहले डाल दिया है कि आपको पता ही है, कई बार बता भी चुके हैं कि फिजिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको दागे जाएंगे एग्जाम में। लगभग 60 से 62% तक के फिजिक्स के ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, परचेज कर लीजिएगा। देखिए आप कहिएगा कि जो है 6 से लेकर के 12 तक के क्यों कंप्लीट नहीं किए। जान लीजिए ये चीजें कि 11th और 12th का फिजिक्स जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 या एएलपी वालों को नहीं पूछा जाएगा। किसे पूछा जाएगा? जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में है उन्हें पूछा जाएगा। जो लोग ग्रेजुएशन पे भरे हैं फॉर्म उनको पूछा जाएगा, आप लोगों को नहीं। आप लोगों को 10th तक ही पूछा जाएगा फिजिक्स। इसलिए हमने क्या किया है कि 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के जो है पूरी तरह से बारीकी से पढ़ करके इसमें क्वेश्चन हमने डाला है। तो इसे फटाफट क्या कीजिए कि परचेज कर लीजिएगा जाकर के एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, यहीं से परचेज हो जाएंगे। जो लोग रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि इसे एप्लीकेशन पे ईआरसीबी सर के नाम से प्ले स्टोर पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, इसे डाउनलोड कीजिएगा। यहीं से आपको क्या होगा कि ये ई बुक जो देख रहे हैं आप, इससे परचेज कर पाएंगे। इसके अलावा भी जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो है वन लाइनर्स क्वेश्चन जो है डाले गए हैं, तो उसे भी अगर परचेज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए नॉलेज जो होगा वो कभी घाटा नहीं करेगा आपको। नॉलेज हमेशा क्या होगा कि बेनिफिट ही करेगा। एग्जाम करीब है, जितना जल्दी हो सके पढ़िए। ठीक है, एकदम दिन रात एक कर दीजिए दोस्त, एकदम मेहनत कीजिए। अब समय नहीं है समय पास करने का। ठीक है, इसलिए हम भी क्या किया है कि पूरी तरह से मेहनत करके इसको जो है ई बुक को हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो जाइए और परचेज कर लीजिएगा। चलिए अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो अभी सेट लेकर के आए हैं 14 त्वरण और घर्षण से जितने भी आरआरबी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, आप त्वरण से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, इसमें त्वरण का पहला नंबर क्वेश्चन है, त्वरण से ही है। देख लीजिए, इसमें कई तरीका से दो क्वेश्चन पूछ दिया है आरआरबी के द्वारा। अब दोनों का मीनिंग एक ही है। देखिए दोनों का मीनिंग एक ही है। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है ये चीजें कि वेग में परिवर्तन, अब बटे कहता है कि लगने वाला समय बराबर डैश डैश होता है। या दूसरे तरीका से क्वेश्चन ये पूछ दिया है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। देखिए दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेग में परिवर्तन आप बटे लगाए समय को क्या कहेंगे। दोस्त फॉर्मूला होता है, ये चीजें त्वरण का ही फॉर्मूला होता है, या वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण ही कहते हैं। त्वरण का डेफिनेशन ही होता है ये। एएलपी और टेक्नीशियन में पूछ दिया है, प्लस जो है ग्रुप डी में भी 2018 में ही ये दोनों पूछ दिया है। जान लीजिए हेर फेर करके पूछ दिया है, लेकिन जान लीजिए घुमाने का कोशिश किया गया है यहाँ पे, लेकिन घूमना नहीं है दोस्त, जान लीजिए ये चीजें। चलिए इसका ऑप्शन आपको बता ही दी है कि त्वरण होगा, ये 3rd नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया है। कब? 2018 में पूछ दिया है। क्या कह रहा है इसमें कि यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग क्या होता है कि 5 मीटर प्रति सेकंड क्या होता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो इसका क्या करना है कि त्वरण ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लीजिए, इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि समय कितना दे दिया है। दोस्त समय जो आपका दे दिया है वो 5 सेकंड दे दिया है। प्रारंभिक वेग कितना दे दिया है? 5 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग कितना हो जाता है? 5 से बढ़कर के कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो भी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। ठीक है, त्वरण का मान निकालना है। त्वरण किसे कहते हैं ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब कि ए बराबर जो होता है वो क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है। मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है, यही होता है। मान रख दीजिए 10 माइनस 5 बटे 5, 5 बटे 5 कट करके आ जाएगा 1। मतलब 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या होगा कि आपका त्वरण का मान होगा। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकेंड। देख लीजिए ऑप्शन में ये आपका जो है 4th नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ये 4th नंबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा।
देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगता है तो उसका त्वरण ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्रव्यमान और जो है बल का मान दे दिया है, द्रव्यमान और बल का मान दे दिया, मतलब कि एम का मान दे दिया है आपका जो है 10 केजी और जो बल का मान दे दिया है आपका कितना 20 न्यूटन। अब त्वरण का मान कहता है यहाँ पे निकालने के लिए। देखिए एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। यहां से त्वरण का मान निकाल लीजिए। ए बराबर क्या हो जाएगा कि एफ बाई एम हो जाएगा। एफ का मान 20 न्यूटन रख दीजिए, एम का मान 10 रख दीजिए, भाग कीजिएगा 2 मरतबे कर जाएगा, मतलब कि ए का मान कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर आपका आ जाएगा। ये 4th नंबर, ठीक है, करेक्ट है। एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में दोस्त पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से जो है किसकी दिशा के विपरीत होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, जान लीजिए एएलपी और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इसमें जान लीजिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपको दे दिया है कि नकारात्मक त्वरण जो है किस दिशा के विपरीत लगता है, या नकारात्मक त्वरण किसे कहते हैं। तीसरा ये पूछा जाता है कि धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं, या धनात्मक त्वरण किस दिशा में लगता है। इस तरह का से क्वेश्चन जो है घुमा करके पूछते हैं। जान लीजिए ये चीजें, पहले धनात्मक समझ लीजिए कि धनात्मक त्वरण किस दिशा में लगता है और कब लगता है। देखिए धनात्मक त्वरण जो है वेग की दिशा में लगता है, और जब लगता है तो वेग की स्पीड बढ़ जाती है। वेग की दिशा में लगेगा, अब वेग की स्पीड बढ़ जाएगी। ये जान लीजिए धनात्मक त्वरण होता है। ऋणात्मक त्वरण या नकारात्मक त्वरण का होता है कि वेग जिधर जा रही है उसके ठीक अपोजिट में लगता है। वेग जिस दिशा में जाती है उसके ठीक अपोजिट जब त्वरण लगता है तो उसके नकारात्मक त्वरण या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि वेग का स्पीड घट जाता है। तो इसमें यही कह रहा है कि ऋणात्मक त्वरण जो है किसके विपरीत लगता है, तो वेग के विपरीत लगता है। सिंपल सी बात है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि वेग के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समान तली पर कहता है कि तली वाली जो है सीधी सड़क पर क्या होता है ना कि नियत त्वरण से जो है दौड़ने वाली कार के संबंध में कहता है कि इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सत्य होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक समान तल पे क्या है कि सड़क पे जो है सीधी रेखा में जो है क्या होता है कि एक समान त्वरण से जो है कार जो है निरंतर दौड़ती जा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जब लगातार एकदम स्पीड से मोटरसाइकिल एक्सीलरेटर लीजिए, एकदम बढ़ते जाइए, निरंतरण आगे बढ़ते जाइए। उस कंडीशन में क्या होगा कि कार का वेग जो है निरंतरण बढ़ता जाएगा या बदलता रहता है। कभी कम लीजिएगा, कभी ज्यादा लगिए, आराम से जो है चलते जाइए मोटरसाइकिल से। तो एक्सीलरेटर लेते जाइएगा ना, तो निरंतरण क्या होगा कि आपका वेग जो है बदलता रहेगा। यही ना होता है, तो निरंतरण आपका वेग बदलता रहेगा। ये 4th नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। एनटीपीसी के दोस्त एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से क्या कर रही है कि गति कर रही है, एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जान लीजिए ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत आदमी घूम जाइएगा कि जब कोई वस्तु अगर एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। जान लीजिए कि मान लीजिए कि मोटरसाइकिल पे आप एक्सीलेटर लेकर के सीधा चलते जाइए, ना आप एक्सीलेटर ले रहे हैं ना कम कर रहे हैं, ना ले रहे हैं ना कम कर रहे हैं, सीधा एक्सीलेटर पकड़े हुए एकदम दंदनाते हुए जा रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका वेग परिवर्तन नहीं होगा। जिस स्पीड से मतलब 40 के स्पीड से जा रहे हैं तो 40 के स्पीड से जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका वेग परिवर्तन नहीं हो रहा। वेग न घट रहा है न बढ़ रहा है, वेग क्या है कि स्थिर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। आपका वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब जीरो हो रहा है, तो जीरो होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका त्वरण भी जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। जब वेग परिवर्तन नहीं होगा, एक समान गति से सीधा चलते रह रहे हैं तो उसमें एक्सीलेटर ले ही नहीं रहे, तो उस कंडीशन में आपका त्वरण जीरो होगा। ठीक है, तो ये आपका 3rd नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है। देखिए अभी आपको हम बता दिए कि शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है कि वेग आपका न घटेगा बढ़ेगा, मतलब निरंतरण वेग जो है रहेगा एकदम, मतलब कि स्टेबल वेग रहेगा। ना आप एक्सीलेटर ले रहे हैं ना घटा रहे हैं, बस एक एक्सीलेटर जो 40 के स्पीड सेट कर रखे हैं वही लेकर के सीधा दंदनाते हुए जा रहे हैं। तो वस्तु का वेग क्या होता है कि स्थिर रहेगा, एकदम 40 के स्पीड में ही चलेगा, ना कम होगा ना बहुत बेसी होगा। एक्सीलेटर लेंगे तब ना ज्यादा होगा, कम करेंगे तब ना कम हो जाएगा वेलोसिटी, लेकिन स्थिर है। तो उस कंडीशन में वेग क्या होगा कि स्थिर होगा, तब त्वरण जो होता है क्या होता है कि जीरो होता है। तो ध्यान रखिएगा ये 1st नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि वस्तु का वेग स्थिर होता है उस कंडीशन में। ठीक है, जब त्वरण आपका जीरो होता है, या वेग स्थिर होगा जब त्वरण आपका जीरो होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। देखिए आपको बता ही दिए, ऋणात्मक त्वरण भी बता दिए, धनात्मक त्वरण भी आपको बता दिए। धनात्मक त्वरण किसे कहेंगे, जब वेग की दिशा में हम एक्सीलेटर लेते हुए चलते जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि
किसी भी बॉडी का वेग क्या होगा कि बढ़ता जाएगा, एक्सीलरेटर लेते जाएंगे, एकदम दनाते हुए भागते जाएंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि धनात्मक त्वरण होगा। ठीक है, क्या होगा, धनात्मक, वस्तु के वेग की दिशा में लगेगी तो वस्तु का वेग क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। ऋणात्मक त्वरण क्या होगा कि वस्तु के वेग के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो ऋणात्मक त्वरण होगा, उस कंडीशन में वेग घट जाता है और धनात्मक वेग बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये चीज कह रहा है कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा। आपको हम बता ही दिए हैं कि एक समान वेग से चल रहा है, वेग में ना तो कोई परिवर्तन हो रहा है, ना कम हो रहा है, ना बेसी हो रहा है, एक समान वेग से एकदम दंदनाते हुए जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्त, ना तो त्वरण, ना तो वेग बढ़ रहा है ना घट रहा है, मतलब कि आपका वेग परिवर्तन जीरो हो रहा है। तो उस कंडीशन में त्वरण क्या होगा, आपका जीरो होगा, त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसमें क्या देख लीजिए ऑप्शन, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि जीरो होगा। ठीक है, जीरो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि त्वरण की विमा डैश होती है। त्वरण की विमा मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है। देखिए त्वरण किसे कहते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। तो मतलब ये चीज होता है, प्रारंभिक वेग तो जीरो ही होता है, जीरो रखे v बाई टी कीजिए इसको। ठीक है, देखिए इसका डायमेंशन जो निकालिएगा तो दोस्त ये फर्स्ट नंबर आएगा, L1 M0 T माइनस 2 आएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं कि L1 T माइनस 2 भी दे देगा, M को हटा देगा, क्योंकि जीरो के पावर जो होता है, पावर जीरो होता है, उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो उसको रखिए ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये दूसरे तरीका से भी आपको डायमेंशन दे सकता है, लेकिन सही तरीका यही है डायमेंशन लिखने का। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि मंदता का अर्थ डैश त्वरण होता है। देखिए मंदता मतलब क्या कि वेलोसिटी, जो वेग चल रही है उसमें क्या होती है कि कमी आ जाती है, वही मंदता होती है। तो वेग जो है उसमें कमी कब आएगी, जब त्वरण ऋणात्मक होगा। जब त्वरण क्या होगा, वेग के ठीक विपरीत दिशा में लगेगी, तब त्वरण ऋणात्मक होगा। उस कंडीशन में किसी भी वस्तु का वेग क्या होता है कि मंद हो जाता है, धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तब त्वरण इसमें क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त बता देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग के व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का कहता है इसमें क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें वस्तु के कहता है कि वेग के व्यतीत हुए समय के समानुपाती होती है, मतलब वेग जितना बदल रहा है उतनी ही उसी अनुसार क्या हो रहा है कि समय भी बदल रहा है, मतलब वेग जो है वो समय के समानुपाती है। मतलब एक समान कहिए कि चाल है, इसमें एक समान वेग है। ठीक है, जितना स्पीड से वेग चल रहा है उतना ही स्पीड से समय भी चल रही है, तो वेग जो है समय के समानुपाती है। तो एक समान मतलब एक समान वेग में परिवर्तन जो होती है, एक समान समय में जब वेग परिवर्तन होती है तो उसे एक समान त्वरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो वो क्या होगा कि एक समान त्वरण होगा आपका। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, एक समान त्वरण। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए बल बटे जो है द्रव्यमान डैश डैश होता है। बहुत अच्छा है, बल बटे द्रव्यमान क्या होता है, तो यहां से आप फॉर्मूला निकाल लीजिए। बल बराबर क्या क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान है, तो इसमें क्या कीजिएगा, F बाई एम कीजिएगा। F का फॉर्मूला क्या होता है कि M इंटू ए होता है, तो M इंटू ए बाई एम कीजिएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, A बच गया, मतलब कि त्वरण निकल करके आया, यही ना आया। तो ये सेकेंड नंबर आपका त्वरण क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्त पूछे गए हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि 350 न्यूटन का एक बल जो है 500 केजी के द्रव्यमान पर जो है लगाया जाता है, तो उस स्थिति में कहता है कि उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा, ये कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। देखिए इसमें जो है कितने बल लग रहा है, तो 350 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब कि F का मान 350 दे दिया है। कितना द्रव्यमान है दोस्त, 500 द्रव्यमान, मतलब कि M का मान जो है आपका कितना दे दिया है, 500 दे दिया 500। अब यहां से त्वरण का वैल्यू निकालिए, तो त्वरण का वैल्यू यहां से निकालिए। F बराबर क्या होता है, M इंटू ए होता है, ए का वैल्यू निकालिएगा, F बाई एम होता है। इसमें भाग कीजिएगा कि कितना आ जाएगा दोस्त, भाग कीजिएगा तो भाग करने पे आपका 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर कहता है किसी पिंड का वेग क्या होगा। देखिए किसी भी वस्तु का अगर त्वरण ऋणात्मक होता है, आपको बता ही दिए हैं कि वेग घटने लगता है। वेग क्या होता है, घटने लगता है। और त्वरण अगर धनात्मक होगा तो वेग क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ये बता दिए हैं ये चीजें, तो ये थर्ड नंबर होगा कि घटने लगेगा। क्या होगा, घटने लगेगा, ऋणात्मक अगर त्वरण होगा तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश डैश त्वरण किसी वस्तु पर इकाई समय में परिवर्तन की माप है। क्या है,
त्वरण ही न है। त्वरण क्या है कि किसी वस्तु के प्रति इकाई वेग में परिवर्तन होता है, त्वरण ही होता है। किसी वस्तु के इकाई समय में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्त? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण ही कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, त्वरण। ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, ज्यादा मतलब भारी है नहीं, इजी ही है। अगला देखिए, कहता है कि वेग और समय के ग्राफ रेखा को के ढलान को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा है। देखिए, वेग और समय दो चीजें होता है। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अब वेग परिवर्तन की दर मतलब कि वेग और समय के जो ग्राफ होता है उसे हम त्वरण का ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण का ग्राफ होता है, वो त्वरणीय ग्राफ होता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, त्वरण। ठीक है, पूछे गए हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है कि मंदता का अर्थ होता है कि कोई वस्तु डैश में चल रही है। मंदता का अर्थ क्या होता है? कोई वस्तु डैश में चल रही है। तो या तो क्या है कि वस्तु के ठीक विपरीत दिशा में त्वरण लग रही है, ऋणात्मक त्वरण लग रही है। उस कंडीशन में क्या होता है कि वस्तु का वेग क्या होता है? धीरे धीरे घटती हुई चली जाती है। यही ना होता है, मंदता का मतलब यही होता है कि वस्तु का वेग धीरे धीरे घटते चलती जा रही है, उसके ठीक विपरीत दिशा में त्वरण लग रहा है, यही होता है। तो जान लीजिए कि ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि घटती हुई चाल होगी, इसकी घटती हुई चाल होगी। ठीक है, चलिए अच्छा, चलिए अब क्या है कि दोस्त आपका आ गया है क्या? फ्रिक्शन आ गया। त्वरण से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और घुमा करके ऐसे ही आपको जो है त्वरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि ये जो आपका घर्षण है, घर्षण में जितने भी दोस्त अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी के द्वारा, उसको एक एक करके हम डिस्कस करके आज ही इसको खत्म करते हैं, जैसे कि त्वरण खत्म कर दिए। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक के, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, जैसा कि इसमें क्वेश्चन ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण के बारे में सही नहीं है, मतलब घर्षण के बारे में सही नहीं बताता है। आप सारे ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए, रीड मार लीजिए, फिर आपको हम बता देते हैं कि कौन सही है और कौन गलत नहीं है। वैसे मुझे पता है कि कौन सही है कौन गलत नहीं है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। पढ़ लिए हैं? पढ़ लीजिए एक बार। देखिए, इसमें आपका फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल गलत होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें कि रोलिंग घर्षण कहता है कि स्लाइडिंग घर्षण से की तुलना में अधिक होता है। अब मशीनों में बॉल बेरिंग जो है घर्षण कम करने के लिए होता है। चलिए ये चीजें आप थोड़ा सा समझ लीजिए। कहिएगा कि एक लाइन में अगर पढ़िएगा तो कहिएगा कि ये लाइन सही है, लेकिन सही नहीं है। जान लीजिए कैसे। लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं कि मशीनों में बॉल बेरिंग जो है घर्षण को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पहले जो दे दिया है ये चीजें कि रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, अधिक नहीं होता है, कम होता है। यहीं पे आपको पकड़ना था। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर आपका ही स्टेटमेंट गलत दे दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको घर्षण से। देखिएगा, घर्षण से दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ब्रेक हम लगाएंगे तो वो ब्रेक लगने पे क्या होता है कि रुकता है, लेकिन किस बल के कारण रुकता है? घर्षण बल के कारण। किसके कारण? घर्षण बल के कारण रुकता है। ये तो अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये तो बच्चों वाली बात है। हाँ, एनटीपीसी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पूछ देते हैं, क्या कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल अगर आरोपित नहीं होती है तो वह किसके कारण जो है कहता है कि रुक जाती है। जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई साइकिल चल रही है, उसको अगर रोकना है तो मान लीजिए कि आगे से आप बल लगा करके उसको रोक सकते हैं। मान लीजिए कि कोई गेंद है, अगर लुढ़का दिए हैं आप, कोई गेंद है उसको लुढ़का दिए हैं, उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं कर रहे हैं, तो वह जाकर के कुछ दूर जाने लुढ़कने के बाद जो है ऑटोमेटिक रुक जाता है। वो किसके कारण होता है? वो घर्षण के कारण होता है। किसके कारण? घर्षण के कारण होता है। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर करेक्ट आंसर होगा कि घर्षण के कारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट ही है, देखिएगा आप। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। ये चीज कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है घर्षण के बिना जो है मुश्किल हो सकती है, मतलब घर्षण के बिना काम नहीं चल सकती है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन। चलिए इसमें आप देख लीजिए कि कौन जो है जो घर्षण के बिना काम नहीं हो सकती है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर ये कह रहा है कि एक बक्से को क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह उठा करके ले जाना। तो क्या कीजिए कि आराम से जो है बांध करके या सर पे उठा करके एक जगह से दूसरे जगह आराम से ले जा सकते हैं। जैसे कि बर्फ के सिल्ली होता है, उसमें घर्षण तो नहीं है ना होता है, फिर भी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, तो ये तो बिना घर्षण के भी काम चल जाएगा। लेकिन इसमें हमको देखना है कि कौन जो है घर्षण के बिना काम नहीं चलेगी। दूसरा नंबर देख लीजिए, कहता है कि कैरम बोर्ड, कैरम खेलना, कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें तो हम घर्षण ही कम कर देते हैं, पाउडर लगाते हैं, घर्षण कम करके ही खेलते हैं, तो वो घर्षण के बिना भी काम चल सकता है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर कहता है कि एक ग्लास को पकड़ना। दोस्त ये घर्षण के बिना काम नहीं होगी। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर ग्लास पे घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो ग्लास को नहीं पकड़ पाइएगा। जैसे कि जमीन जो फिसलन होती है तो उस पर चलना कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन नहीं होता है। उसी तरह से ग्लास अगर फिसलन वाली हो तो क्या आप उसे पकड़ पाइएगा? नहीं, फिसल जाएगा वो हाथ से। तो घर्षण के बिना उसे हम नहीं पकड़ सकते हैं। ये आपका
करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कारों में ब्रेकिंग पैड किया जाता है, वो डैश के उपयोग किया जाता है। तो कारों में ब्रेकिंग पैड जो है किसके उपयोग किसके गुण के कारण जो है उपयोग किया जाता है, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में दोस्त ये पूछ दिया है। ठीक है, तो देखिए कारों में जो है ब्रेकिंग जो यूज होता है वो घर्षण के प्रभाव के कारण होता है, लेकिन घर्षण के पॉजिटिव प्रभाव के कारण होता है या नेगेटिव प्रभाव के कारण, ये बताना है। तो पॉजिटिव प्रभाव के कारण होता है। किसके? पॉजिटिव प्रभाव के कारण। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, घर्षण के पॉजिटिव प्रभाव के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि घर्षण के द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। देखिए जब भी घर्षण काम करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में करता है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, ऋणात्मक। कई बार जो है दोस्त ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य अगर क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश रूप में परिवर्तित हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी घर्षण अगर लगाते हैं, जैसे हाथ पे घर्षण कर लीजिए या क्या है कि किसी भी चीज को जमीन से खींच करके ले आइए, तो अगर घर्षण द्वारा किए गए कार्य अगर क्षति नहीं होता है तो वो किस में परिवर्तन हो जाता है? थोड़ी देर हाथ आप रगड़िए, आपका हीट हो जाएगा। तो घर्षण किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ताप में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ताप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। तापीय रूप में क्या होता है कि परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, ये चीज कह रहा है कि दो सतहों के बीच सतह की कहता है कि अनियमितताओं के फलस्वरूप डैश है। तो अनियमितता के फलस्वरूप क्या है? घर्षण है। क्या है? घर्षण। घर्षण जो होता है क्या होता है कि हमेशा दो वस्तुओं के बीच ही लगती है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें, अनियमितता का फलस्वरूप क्या होता है कि घर्षण होता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं दोस्त, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल कब कार्य करता है, किधर कार्य करता है, ये बताना है। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी भी वस्तु को अगर खींच रहे हैं या कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो वो किसके डायरेक्शन में घर्षण काम करती है? ठीक अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। ये तो पता है कि बल के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। हम अगर पैर से चल रहे हैं तो पैर से आगे बढ़ने का काम क्यों करते हैं? क्योंकि घर्षण क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में अगर घर्षण लगता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। यही ना होता। तो घर्षण के विपरीत दिशा में काम करते हैं, बल के विपरीत दिशा में होता है। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, बल के विपरीत दिशा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये कहता है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण के चाल्यमान है, स्थिर त्वरण में चाल्यमान है। तो पीछे के पहिए पर कहता है कि घर्षण होती है, डैश होती है। मतलब क्या होती है? आरआरबी के जो है एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएसई सीनियर सेक्शन इंजीनियर के एग्जाम में। देखिए साइकिल अगर चल रहा है, स्थिर त्वरण में अगर चल रहा है तो पिछले वाली चक्का के कहता है कि क्या होगा? तो पिछले वाली चक्का पर जो घर्षण लगेगी वो पीछे की ओर लगेगी। क्या लगेगी? पीछे की ओर लगेगी, पश्चिम दिशा में लगेगी। ये ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अच्छा दोस्त, इतना ही क्वेश्चन था अपना घर्षण में। तो आज जो आपको हम दिखा दिए हैं कि त्वरण और घर्षण से जितने भी आरआरबी के द्वारा अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब आपके सामने थे दोस्त। ये सभी क्वेश्चन आपको एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। ठीक है, तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो है वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि सेम इसी टाइम में हम डेली लेकर के आपके सामने आते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं उनको बता देते हैं, जो लोग बहुत पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं उन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो लोग तो जानती है मेरा टाइम टेबल, पहले से ही वेट करते रहते हैं। ठीक है, अब फटाफट क्या कीजिए कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, जाकर के उस पर क्या कीजिए कि ई बुक जाकर के परचेज करके पढ़ लीजिए उसको। एग्जाम नजदीक है। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास में, इसलिए चट कर जाइए। एनसीईआरटी का फिजिक्स बहुत जल्द ही आपके सामने हम ला करके रख दिए। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए दोस्त कि हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन जो टेस्ट हुई है उस टेस्ट का क्या करेंगे कि सेट प्लस आप लोगों का रैंक कार्ड हम लेकर के आ जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक जय हिंद दोस्तों।